हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं अपनी पहली वीडियो डालने जा रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को पूरा अच्छे से हर सिलेबस का सारा सिखाऊंगी मैं आपको। आज मैं हिंदी से शुरू कर रही हूँ। हिंदी का पहला चैप्टर है भाषा। भाषा का पहला रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, एक रूप मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक रूप जिसमें हम मुँह से बोल कर बताते हैं। भाषा का पहला रूप है मौखिक, क्योंकि हमने सबसे पहले मुंह से बोलना ही सीखा था, इसलिए ये इसका पहला रूप है। और लिखित जिसमें हम लिखकर कोई कविता दिखा रहे हैं, किसी को अपनी बात बता रहे हैं। लिखने के ढंग को, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। कविता सुनाना भाषा का कौन सा रूप है, अभी आप बताइए। ये हम बोल कर बता रहे हैं, तो कविता सुनाना भाषा का मौखिक रूप है। और कविता लिखना भाषा का कौन सा रूप है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्रत्येक वर्ष देश को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष कब हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी अभी गया है हिंदी दिवस। पंजाबी भाषा की लिपि, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, और हिंदी की लिपि है देवनागरी। और एक उर्दू की लिपि बहुत आती है एग्जाम में, उर्दू की लिपि है फारसी। ये तीन लिपि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हिंदी, उर्दू और पंजाबी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कौन करवाता है? जो हमें भाषा को अच्छे से लिखना सिखाता है, मात्राओं का ज्ञान करवाता है, वो व्याकरण है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? जैसे क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, ये जब पूरा क्रम चलता है उस क्रम को कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं वर्णमाला। डैश की मात्राएं होती हैं। मात्राएं किसकी होती हैं? स्वरों की मात्राएं होती है। स्वर जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ हर व्यंजन में मिक्स होता है। आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, ऊ की मात्रा। तो स्वरों को मात्राएं भी कहते हैं, और इनको व्यंजन के साथ मिलाकर हम शब्द बनाते हैं। हर स्वर व्यंजन में मिला होता है, कोई भी व्यंजन अपने आप में पूरा नहीं होता। हम बोलते हैं क के अंदर अ स्वर मिला हुआ है। डैश को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अभी मैंने बताया, व्यंजन को। वर्ण डैश प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ये सारा भाषा का ही था। अभी हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं वर्ण का। वर्ण उसके दो प्रकार होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर को मात्राएं कहते हैं, और व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ, ड़। और जब इनको एक क्रम में लिखते हैं तो इनको वर्णमाला कहते हैं। अभी र को हम कई रूपों में लिखते हैं, जैसे वर्षा। अब इसमें व के बाद साउंड आ रही है र की, तो इसमें श के ऊपर जाएगा वर्षा। उम्र, म के बाद उसकी आ रही है उम्र, म के नीचे लगेगा। ट्रक, इसको ऐसे लिखेंगे हम। और कार्य, ये भी र के ऊपर जाएगा। और एक ये ऋषि वाला र होता है दोस्तों, इसको हम हमेशा पैर में लगाते हैं, जैसे वृद्धा। तो ये वाला ऋषि वाला ये पैर में लगता है। अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर शब्द लिखे। अनुस्वार वो शब्द होते हैं जो सिर्फ नाक की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे हंस, रंग, कंघा, पंख। तो ये शब्द ऐसे हैं जिनमें सिर्फ नाक से एक ध्वनि निकल रही है। और अनुनासिक वे शब्द होते हैं जिनको नाक और गले दोनों की सहायता से बोला जाता है, जैसे मुंह, पाँच, चांद। तो इसमें ऊपर चंद्र बिंदु लगती है और अनुस्वार में सिर्फ बिंदु लगती है। अभी हम इनके शब्द लिख देते हैं, ये भी जरूर आते हैं एग्जाम में, जैसे कंघा, हंस, पंख। और ये वाला अनुनासिक शब्द जैसे चांद, पाँच, आँख। अगर आप ये भी करके चले जाएंगे ना दोस्तों, तो आपका पूरा 4th क्लास का हिंदी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम आगे चलते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में हमें स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, हर व्यंजन में अपने आप स्वर मिक्स होता है। अगर हम लिखते हैं क का हमें वर्ण विच्छेद करना है, तो क ये हलंत लगाने के बाद आधा होता है, और इसमें जब हम अ स्वर लगाते हैं तब ये पूरा क बन जाता है। अभी ये है द, उ, ध। तो द में ये बड़े ऊ की मात्रा है। ये द आधा लिख रहे हैं, इसलिए इसके नीचे हलंत लगाएंगे, और ये बड़े ऊ की मात्रा है। और ध और अ ये पूरा हो गया। तो हमारा ये वाला सही है और ये गलत है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को हम दो वर्ण मिला के जब बनाते हैं तो उनसे बन जाते हैं शब्द। जैसे ह और म, ये एक वर्ण है और ये वर्ण है, तो इन दो वर्णों से मिलाकर हमने एक बनाया है शब्द हम। तो वर्णों के समूह को बोलते हैं शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद।
दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनको शब्दों को मिलाने से सही उनका अर्थ निकलता है। जैसे बोतल, बोतल, बोतल एक सार्थक शब्द है, उसी को ही हम तलबो बोलते हैं तो वो एक निरर्थक शब्द बन जाएगा क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है। तो वर्णों के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द समूह को डैश कहते हैं। सार्थक जो शब्द हैं उनको हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, क्योंकि उनका एक अर्थ निकल रहा है। अभी हम थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं, वाक्य। जब शब्दों को मिलाते हैं, हमने अभी पीछे सीखा था, वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है और शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बन जाता है। जैसे हमने दो वर्णों को मिलाया था, हम, एक शब्द बन गया हम बाजार जा रहे हैं। ये अलग अलग शब्द हो गए, इनको मिलाने से क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। हम एक शब्द है, बाजार एक अलग शब्द है और जा रहे हैं अलग अलग शब्द है। तो वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है और शब्दों को मिलाने से वाक्य बनता है। अभी हम आगे चलते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य का वो अंग होता है जिसमें हम उस वाक्य में जिसके विषय में बात कर रहे हैं, इसको हम कर्ता भी बोल सकते हैं वाक्य में। जैसे बच्चे हाथी पर सवारी कर रहे हैं। अब इस वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बच्चों के बारे में। और बच्चे क्या कर रहे हैं? हाथी पर सवारी कर रहे हैं। तो हमारे इस वाक्य में उद्देश्य कौन हुआ? बच्चे। और ये सारा हो जाएगा हमारा विधेय। तो जिसके विषय में बात की जाए उसे कहते हैं उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे कहा जाता है विधेय। अभी हम आ गए हैं अपना अगला टॉपिक। इसमें सिर्फ यही मेन होता है, वाक्य में यही है सबसे मेन। ये सब वर्ण का ये सब मेन है, और ये सारा भाषा का, वर्ण का और शब्द का सब इम्पोर्टेंट जो था, मैंने उसका आपको निचोड़ जो था वो आपको दे दिया। अभी हम आगे चलते हैं। ये संज्ञा आ गई है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, पशु, पक्षी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जिसमें किसी का नाम बताया जाए, जैसे रोहन बाजार जा रहा है। अब इसमें संज्ञा कौन है? रोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। मैं बोलूँ अगर बच्चा बाजार जा रहा है, उस बच्चे का नाम नहीं है, वो बच्चा एक पूरी जाति को हमें दिखा रहा है, तो वो बच्चा हो गया एक जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे हरियाली, खुश, सुखी। ये सब ऐसी शब्द होते हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, खुशी को, हरियाली को, सुख को। तो ये हो गई भाववाचक संज्ञा। अभी आप अपना सोच के बताएं मेरे को, यमुना जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक, कौन सी संज्ञा है? क्या ये सही है या गलत है? यमुना, यमुना उसमें नाम बताया है। नदी दी जाता तो ये एक जातिवाचक संज्ञा थी, परंतु अभी यमुना है तो यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। डॉक्टर व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? डॉक्टर एक जातिवाचक संज्ञा है, ये भी गलत है। अभी हम आगे चलते हैं। ता लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाएं। इसमें हमें पीछे ता लगाना होता है, आगे और भी कुछ अलग शब्द आएंगे। अभी 4th में इतने ही हैं। जैसे सुंदर में हम ता लगा देंगे तो क्या बनेगा? सुंदरता, कठोरता। तो ये ता लगाकर हमने शब्द बनाए। अभी हम आगे करते हैं दोस्तों, संज्ञा के भेद लिखें। अभी मैंने आपको बताया था पीछे, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अभी जिनको हमने अंडरलाइन किया, सिर्फ आपको उनके ही भेद बताने हैं। अभी इस वाक्य में है, सभी बचपन में शरारत करते हैं। शरारत एक कौन सी संज्ञा है? एक भाववाचक संज्ञा है शरारत। आगे दिया है बिल्ली और दया। इस वाक्य में हमें सिर्फ इनकी संज्ञा बतानी है। बिल्ली, बिल्ली का नाम दिया है लूसी। अगर ये भी दिया होता तो हम इसको बोलते व्यक्तिवाचक संज्ञा, परंतु हमें सिर्फ बिल्ली का ही बताना है, तो बिल्ली इसमें क्या हो गई? एक जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और दया कौन सी हो गई हमारी? एक भाववाचक संज्ञा। अब आगे हमें दिया है सैनिकों। अगर साथ में भारतीय सैनिकों दिया होता तो इसको हम क्या लिखते?
व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर हमें सिर्फ दिया है सैनिकों और वीरता, तो सैनिक हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा और वीरता हमारी हो गई भाववाचक संज्ञा। अगर उसमें हमें सैनिकों का भारतीय सैनिकों दिया होता तो उन्होंने हमें बताया था प्रॉपर कि वो भारतीय सैनिक है, तो हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखते। अभी आगे है दोस्तों लिंग लिखे। इसमें हमें इस वाक्य को पूरा देखना होता है कि इसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे कूलर चल रहा है ना, कूलर चल रही है तो नहीं हो सकता, तो इसलिए इसमें कूलर कौन सा शब्द हो गया, एक पुल्लिंग शब्द है ये, तो हमें इसका लिखना है पुल्लिंग शब्द। पर्दा हिल रहा है, तो ये कौन सा शब्द हो गया, पर्दा एक पुल्लिंग शब्द। नदी बह रही है, अब नदी उसमें हमें बताना हो तो हम क्या लिखेंगे, नदी एक स्त्रीवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है नदी एक। लिंग बदलकर वाक्य बनाए। अब इसमें हमें इनका लिंग बदलना है। जैसे उनका बेटा अमेरिका से आया है, तो इसका हमें लिंग किसका बदलेंगे, बेटा का बन जाएगा उनकी बेटी। अब इसमें क्रिया भी बदल जाती है लिंग के साथ वाक्य में। उनकी बेटी अमेरिका से आई है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, उनकी बेटी अमेरिका से आई है। अब हमें कुछ ऐसे शब्द बताने हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं पहाड़, झरना, ताला, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं। इनको हम चाहे कभी ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं होते ये शब्द, और ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, जो पुल्लिंग में नहीं बदलते। जैसे लिच्ची, लस्सी, तितली, ऐसे कुछ शब्द होते हैं, गर्मी, सर्दी, नदी, पुस्तिका, तो ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगे। अब हमें इनके लिंग बदलने हैं। इनको हमें, बंदर का क्या बन जाएगा, बंदर या। सिंह का क्या बन जाएगा, सिंहनी। बिलाव का, अब इसमें इन्होंने हमें उसका उल्टा दे दिया, स्त्रीलिंग शब्द दे दिया, तो हमें इसका पुल्लिंग बनाना है, बिल्ली। ये हमें वही है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग बनाया है हमने। ससुर का बन जाएगा सास। इसमें हमें कई बार एग्जाम में अपोजिट भी दे दिया जाता है, पुल्लिंग शब्द दे देते हैं तो हमें स्त्रीलिंग बनाना, स्त्रीलिंग दिया है तो पुल्लिंग बनाना है। बच्चे सिर्फ एक ही रिवाइज करके जाते हैं, तो एक दो ऐसे वर्ड की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम उसका अपोजिट चेंज करना आ सके। चूहा, चूहिया, हाथी, हथीनी, बैल, गाय, पिता, माता। अभी आगे हम आ जाते हैं वचन। वचन का मतलब होता है एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बनाना। राह, राहें, बूंद, बूंदे, डंडा, डंडे, बहन, बहनें, मुर्गा, मुर्गे, पुस्तक, पुस्तकें। अभी इसमें पीछे एक बिंदु भी लगेगी। अभी इसका बहुवचन बदलकर हमें वाक्य बनाना है। बिल्ली दूध पी रही है, तो क्या बनेगा, बिल्लियाँ दूध पी रही हैं। लिंग में तो हमारी क्रिया भी चेंज हो रही थी, पर इसमें हमारी क्रिया चेंज नहीं होती। अब इसे हमें वचन के आधार पर सही करना है। जैसे मेरे पास 3 मुर्गा हैं, तो इसका वाक्य क्या बनेगा, मेरे पास 3 मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं। वो मैंने लिंग बदल दिया, ये वचन बदलना था। 3 मुर्गे हैं, तो इसको हम, बाकी तो सारा सेम आएगा, बस इसका ये बदल दिया जाएगा, 3 मुर्गे हैं। अभी ये अनेक शब्दों के एक शब्द है जिसमें बल ना हो, निर्बल। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से एक शब्द जरूर आता है। महीने में एक बार होने वाला, मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। प्रतिदिन मतलब हमारे हर रोज़ अखबार, न्यूज़पेपर घर आता है, हर रोज़ आता है, तो उनका नाम आपने देखा होगा, दैनिक भास्कर, दैनिक ट्रिब्यून, तो ये सब प्रतिदिन होते हैं, इसलिए उनका नाम दैनिक दिया है। वर्ष में हमारे एक बार स्कूल में उत्सव होता है, तो उसको नाम दिया जाता है वार्षिक उत्सव। तो वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक। जो बहुत बोलता हो उसको हम बोलेंगे वाचाल। सुनने वाला, श्रोता। आगे इसमें दिए गए हैं विलोम शब्द,
ये आप अपनी पुस्तक में से याद करके और इनकी प्रैक्टिस करना। मैं आपको ये दे दूँगी बाद में। और इसके बाद ये आ जाते हैं दोस्तों मुहावरे, ये सारे, और ये समान अर्थ बताने वाले शब्द, मतलब पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ये सब आपकी पुस्तक में होंगे। आप रिवाइज़ करके इनको लिखकर अपनी प्रैक्टिस करना। आपके पूरे एग्ज़ाम की तैयारी इसमें हो जाएगी, हिंदी व्याकरण 4th क्लास की। थैंक यू दोस्तों। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद।